मोदी जी आजकल बुरी तरह से बैकफुट पर हैं। वो इतना ज़्यादा बैकफुट पर चल जाते जा रहे हैं कि पता नहीं कब उनका हिट विकेट हो जाए। इसी चीज़ का सबको इंतज़ार है और इसका कारण केवल एक ही है, वो है उत्तर प्रदेश। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊँगा उत्तर प्रदेश से और क्यों बीजेपी बुरी तरह परेशान है। पूरा एपिसोड देखिए, अंत तक देखिए। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। ऑल इज लॉस्ट व्हेन द किंग फॉल्स, यानी कि जब राजा की पराजय होती है तो वो सब कुछ खो देता है, अपना राज्य, अपनी सेना, अपना धन, सब कुछ चला जाता है। ऐसा पुराने जमाने में होता था। राजा या तो बाहर आके रणभूमि में लड़ता था या फिर छुप के किले में बैठ जाता था और जब किला ढह जाता था तो राजा भी हार जाता था। अब हमारे यहाँ भी इस समय एक राजा हैं। आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी पावर में आई थी तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम अब 50 साल राज्य करेंगे। तो ये वही राजा हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो आजकल छुपे-छुपे घूम रहे हैं। राजा इसमें अकेला नहीं है जो छुप-छुप के घूम रहा है। उसके मंत्री भी पब्लिक के सामने आने में कतरा रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब में, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में सारे मंत्री गायब हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं, गृह मंत्री वहां नहीं है, यहां तक के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन भी वहां पर नहीं है। अब बजट सत्र को हमारी सरकार कितना इम्पोर्टेंस दे रही है, ये इसी बात से पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री जी इस समय कारगिल गए हुए हैं। जो चीज उन्होंने कारगिल में की वो दिल्ली में भी हो सकती थी, 1-2 घंटे का प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन वो गायब हो गए। निर्मला सीतारामन, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये कह दिया है कि उनका काम तो केवल पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत करना था, अब पार्लियामेंट अपना आगे इसको लेके जाए। अश्विनी वैष्णव जी इधर 2 टायर एसी किसी गाड़ी में सफर करते हुए और एज यूजुअल अपना वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के हमले निरंतर सरकार पर तीखे होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। इससे सरकार बहुत परेशान है, उन्हें इसका जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि कई लोग जो विपक्ष में हैं ये मानते हैं कि सरकार में जितने भी सांसद हैं उनमें से शायद कुछ ही लोग हैं जो ये समझ भी रहे हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ तक कि कल राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के सांसद हैं बिहार से, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वक्तव्य दिया या प्रश्न पूछा, जिस पर ओम बिरला ने टिप्पणी की कि मान्यवर, आप तो बिहार से आते हैं, जिस इलाके में लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं, आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं? और उनका जवाब सुनकर आप हैरान होंगे, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वो अंग्रेजी में केवल इसलिए बोल रहे हैं जिससे विपक्ष को ये ना लगे कि सरकार की तरफ से जितने सांसद हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता या अंग्रेजी नहीं आती है। तो हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं और पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ की राजनीति ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि किसी को भी अब ये नहीं समझ आ रहा कि अगला कदम अब क्या होगा। अमित शाह और योगी की बनती नहीं है, ये सबको मालूम है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के आदमी बने हुए हैं। योगी जी ने ठान ली है कि वो लड़ेंगे और मोदी जी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो योगी को हटाएं या नहीं हटाएं। और इस सब का कारण कारण केवल एक ही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, वहां पे बीजेपी की करारी हार हुई थी। वो लोग चुनाव के पहले कह रहे थे कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा ही। अब मैं आगे आपको एक खबर सुना रहा हूं जो मैंने 4 पीएम न्यूज़ से लिया है। 4 पीएम न्यूज़ संजय शर्मा जी का चैनल है, बहुत ही बेहतरीन चैनल है, बहुत ही वाइड स्प्रेड उनका कवरेज होता है, तरह-तरह की वो बातें करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं और बहुत ही बड़े-बड़े पत्रकारों के इंटरव्यूज़ भी छापते हैं। वहाँ कल उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये ट्वीट दिखाई एक,
शांतनु गुप्ता जी की। शांतनु गुप्ता जी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं बहुत ब्रीफली बता दूं कि ये योगी जी के प्रशंसक हैं, मित्र हैं, मोदी या बीजेपी से ज़्यादा। और ये अभी हाल में योगी जी से मिले थे, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसकी पहली लाइन थी, याचना नहीं, अब रण होगा। अब ये ट्वीट वैसे हटा ली गई है शांतनु गुप्ता जी के ट्विटर हैंडल से, और इसके जवाब में संजय शर्मा ने उनसे ये पूछा था कि जब आप ये बोल रहे हैं अब रण होगा, तो किसके खिलाफ आप रण करने जा रहे हैं? इसी वजह से उन्होंने ये ट्वीट हटा दी। बीजेपी ने अपना यूपी में परफॉर्मेंस एनालिसिस किया था 2024 के चुनाव को लेकर। अब वो किसी ना किसी पर तो वो ब्लेम डालना चाह रहे हैं। योगी जी ने बीच में कह दिया था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए। अब ओवर कॉन्फिडेंस शब्द सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह के ऊपर लद गया। और अमित शाह ने वहाँ की जितने भी इलेक्शन में लोग खड़े हुए थे, कैंडिडेट लिस्ट वो उन्होंने तैयार की थी। ऐसा माना जाता है योगी का उसमें कोई हाथ नहीं था। अब मोदी और अमित शाह वो कहीं पर योगी आदित्यनाथ के सर पर वहाँ की परफॉर्मेंस जो भी बुरी हुई है, उसका ब्लेम वो उन पर डालना चाह रहे हैं। अब योगी जी ठहरे योगी जी, वो तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और वो ऐसा भी क्लेम करते हैं कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। तो वो मोदी और अमित शाह जी के सामने तो घुटने टेकने से रहे। तो उसी संदर्भ में उनके दोस्त शांतनु गुप्ता ने ये ट्वीट कर दिया है कि अब आप जो भी चाहें, हम आपके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब तो हम लड़ेंगे। तो बीजेपी का खतरा बीजेपी की अपनी स्टेट्स में ही अब बढ़ता जा रहा है। मैं फोकस करूंगा उत्तर प्रदेश पर, बट बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला ये हिंदी बेल्ट की स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। हम सब लोग ये जानते हैं। इसके अलावा कई लोग कहेंगे गुजरात। गुजरात बीजेपी की स्टेट कम है, वो मोदी जी की है। मोदी जी के बाद शायद गुजरात में भी बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आएगी। हिंदी बेल्ट में बीजेपी की कितनी बुरी तरह से हार हुई है, इसका अंदाजा शायद कई लोगों को नहीं है। मैं आज का प्रोग्राम केवल इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको ये डेटा दिखाऊंगा कि बीजेपी जितनी उनकी अब कम सीट्स आई हैं हिंदी बेल्ट स्टेट से, वो शायद आने वाले 5 या 10 सालों में भी उभर नहीं सकती है। हार का शब्द जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि जब हम 2019 से कंपेयर करें 2024 में, तो बीजेपी की कितनी कम सीट्स आई हैं। और टारगेट बीजेपी का 400 पार का था। तो इस वजह से मैं हार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले बिहार से। बिहार में 40 सीट हैं। बीजेपी 2024 में 5 सीट इनकी कम आई, और एनडीए की कुल मिलाकर 9 सीट कम आई हैं। उधर इंडिया गठबंधन की 8 सीट बढ़ गई हैं। तो बिहार में भी इस गठबंधन का कोई ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ नहीं है, जो जेडीयू के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। उत्तर प्रदेश सबको मालूम है, 29 सीट्स बीजेपी की इस बार कम आई हैं। 2019 में 62, 2024 में 33। और सबसे ज्यादा फायदा सपा को हुआ है, समाजवादी पार्टी को। 37 सीट्स आई हैं इस बार, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और पिछली बार 5 सीट आई थी। कांग्रेस की भी 5 सीट्स इस बार बढ़ी हैं। एनडीए की कुल मिलाकर 28 सीट्स उत्तर प्रदेश में कम आई हैं। उधर इंडिया गठबंधन की 42 सीट ज्यादा आई हैं। तो उत्तर प्रदेश जो कि गढ़ का सेंटर था, वहां पे बुरी तरह बीजेपी हार चुकी है। अब आइए राजस्थान पर। राजस्थान में 25 सीट्स हैं। 2024 में बीजेपी को 14 सीट आई, 10 डाउन है। पिछली बार 24 सीट आई थी। कांग्रेस को 8 सीट का फायदा, पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी। एनडीए को 11 सीट का नुकसान हुआ है, और इंडिया गठबंधन में ये सारी सीट्स जुड़ गई हैं। तो राजस्थान में भी परफॉर्मेंस आधी रह गई है। 29 सीट्स हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बीजेपी ने एक सीट गेन की है पिछली बार से। 29 की 29 सीट बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिली है। वही मध्य प्रदेश है जहां पर शिवराज सिंह चौहान को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया,
और उन विचारों को केंद्र में फार्मर्स वेलफेयर और एग्रीकल्चर उसका मिनिस्टर बना दिया। फार्मर्स वेलफेयर अच्छी तरह जानते हैं कि किस मुसीबत का आज की तारीख में ये काम रहेगा। अब आइए झारखंड। झारखंड में 14 सीट हैं, बीजेपी को मिली 8, पिछली बार से 4 कम मिली, एनडीए को पिछली बार से 3 कम और इंडिया गठबंधन में ये सारी सीट्स जुड़ गई हैं। उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 की 5 सीट्स बीजेपी को इस बार भी मिली हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट हैं। 2024 में बीजेपी को इनमें से 10 मिली थी, एक सीट का इजाफा हुआ है। कांग्रेस एक सीट डाउन है, एनडीए 2 सीट का इजाफा हुआ और इंडिया गठबंधन को एक सीट का नुकसान हुआ। हिंदी बेल्ट की इन स्टेट्स का ये समरी टेबल है। यहाँ पे 204 सीट्स हैं इन सब राज्यों में टोटल मिला के। बीजेपी को मिली इस बार 111, पिछली बार 157 थी, 46 सीट्स का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 15 सीट का गेन हुआ, एनडीए को 40 सीट का नुकसान और इंडिया गठबंधन को इस एरिया में 64 सीट्स ज्यादा मिली हैं। और इसी टेबल को देखकर शायद मोदी जी और अमित शाह डिप्रेशन में चले गए हैं और वो एक स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर ये 40 या 46 सीट्स मिल जाती बीजेपी एनडीए को तो वो हाफ वे मार्क पार कर लेते, उनको माइनॉरिटी सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। एक कहावत है कि जब बुरे दिन आते हैं तो आदमी अगर पेड़ पर भी बैठा हो तब भी उसे कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही मोदी जी के साथ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में। मोदी जी या फिर बीजेपी या उनके सलाहकारों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजेपी की इतनी खराब हालत हो जाएगी इन हिंदी बेल्ट की स्टेट्स में और खास करके उत्तर प्रदेश में। इसका प्रमाण मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। अगर आप मोदी जी की 2019 की कैबिनेट देखें तो कुल उसमें 72 मंत्री थे, 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और 42 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। कहने के लिए ये एनडीए सरकार थी, लेकिन केवल 2 ही मिनिस्टर बीजेपी के से बाहर के थे। अपना दल से एक और रिपब्लिकन पार्टी अठावले जी की जो पार्टी है उससे एक मंत्री था। मोदी जी को उत्तर प्रदेश से कितना भरोसा था ये इस टेबल में साफ जाहिर हो रहा है। इस टेबल में मैंने दिखाया है कि कितने मिनिस्टर्स किस स्टेट से बीजेपी ने बनाए थे। बिहार से 17 सीट्स आई थी, केवल 4 मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं, 9 सीट्स आई थी। झारखंड से 12 सीट जीती थी, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक कैबिनेट मिनिस्टर, 2 ही लोग बने थे। मध्य प्रदेश में 28 सीट्स थी, केवल 5 मंत्री बनाए गए। राजस्थान में 24, 4 मंत्री बनाए गए। और अब आप उत्तर प्रदेश देखिए, 62 सीट्स थी, यहाँ पे 15 मंत्री बनाए गए, 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 5 कैबिनेट मंत्री, यानी कि लगभग एक चौथाई लोग जो यूपी से जीते थे वो मंत्री बन गए। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी यहाँ से मंत्री बनाई गई थी। उत्तराखंड में 5 सीट जीती, एक ही मंत्री बना। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 157 सीट जीती थी, उसमें से 31 लोग मंत्री बनाए गए और उस 31 में से आधे उत्तर प्रदेश से थे। 2024 के चुनाव में दो बातें हुई। पहली तो ये कि इन 15 मंत्रियों में से आधे हार गए, 7 मंत्री हार गए। और दूसरा, जो एससी सीट्स थी, शेड्यूल कास्ट वाली सीट्स थी, उसमें भी बीजेपी आधी रह गई, यानी कि दलित वोट भी बीजेपी को इस बार नहीं मिला। हारे हुए मंत्रियों की मैं यहाँ लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप नाम खुद ही पहचान लीजिएगा। अमेठी से सब जानते हैं, स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से हार गई। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे 21,565 वोट से हार गए। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान 24,672 वोट से हारे। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, टेनी जी, ये वही वाले टेनी जी हैं, 34,329 वोट से हारे। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति 33,199 वोट से हारे। मोहनलालगंज एससी की आरक्षित सीट है, कौशल किशोर
70,000 वोट से ज्यादा से हारे। जालौन भी एससी सीट है, आरक्षित सीट है, वहां से भानु प्रताप सिंह वर्मा 53,000 वोट से ज्यादा से हार गए। इसके अलावा 2 मिनिस्टर यूपी के थे, उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो भी हार गए। दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के खिलाफ लड़े थे, 3,90,000 वोट से हार गए। और जयवीर सिंह एसपी के जो लीडर हैं डिम्पल यादव, उनके खिलाफ लड़े थे, वो 2,21,000 वोट से हार गए। और जो सबसे ज्यादा बात आज तक बीजेपी को नहीं पच रही है, वो है फैजाबाद या अयोध्या की सीट को लेकर, जहां से अवधेश प्रसाद जी स्वयं एक दलित होते हुए भी उन्होंने ये सीट बीजेपी से जीत ली। तो ये बात भी मोदी जी को, अमित शाह को और कुछ हद तक योगी जी को भी नहीं पच रही है। तो इतनी करारी हार के बाद जो बीजेपी की हालत हुई है, जो घबराहट फैली हुई है और जो मोदी जी, अमित शाह और अन्य मंत्री मुंह छुपाए भाग रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर मढ़ी जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।